सो हाय एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, किस प्रकार से इस ये शुरुआत हुआ, किस प्रकार इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, क्यों ये आंदोलन किया गया, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा और अगर आगे की ओर देखा जाए तो गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी जिसे अंग्रेजों ने नज़रअंदाज कर दिया और इनके मांग को पूरा नहीं किया। तो गांधी जी इसी मौके की तलाश में थे कि कब नया आंदोलन शुरू किया जाए। तो देखिए, ऐसे अगर किसी चीज़ पर अगर टैक्स लगाया जाए, नॉर्मल कपड़े पर लगाया जाए या किसी वस्तु पर लगाया जाए, तो आदमी कुछ हद तक वो बर्दाश्त कर लेगा कि हाँ भाई चलो हम नहीं भी लेंगे अगर ये सब चीज़, तो हम पुराने कपड़े में या पुराने टेबल में, कुर्सी में, किसी भी चीज़ में हम लोग समझौता कर सकते हैं। मगर अंग्रेजों ने क्या किया, जो हमारी सबसे उपयोगी चीज़ है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है डेली लाइफ में, नमक, कि एट एनी हाउ नमक तो खरीदना ही खरीदना है, एट एनी हाउ नमक तो खरीदना ही खरीदना है। तो इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, यहाँ तक कि टैक्स तो लगा दिया। और उसके बाद अगर कोई, देखिए नमक कैसे बनाया जाता है, तो ये अगर हमारा समुद्री क्षेत्र है पूरा ये सब, तो इसी में से पानी को इवेपोरेट करके, वाष्पित कर कर नमक को तैयार किया जाता है। तो यहाँ तक ये भी बोल दिया गया कि कोई भी इंसान अगर नमक बनाएगा तो उसे सजा होगी। और इन सभी जगह, जितना भी कोस्टल रीजन है हम लोगों का इंडिया में, सभी जगह सैनिक को तैनात कर दिया गया। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर, और जो नमक अंग्रेज बनाते थे उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल करते थे। तो गांधी जी ने सोचा ये सही चीज़ है, अगर हम लोग नमक सत्याग्रह अगर करते हैं, नमक के लिए आंदोलन करते हैं, तो ये छोटे वर्ग के लोग हो, बड़े वर्ग के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आंदोलन में सारे लोग उनका सहयोग करेंगे। गांधी जी का ये थिंकिंग था, इनका सोच सही साबित भी हुआ। तो गांधी जी ने इसी नमक के आधार पर आंदोलन शुरू किया, जिसे हम लोग बोलते हैं दांडी मार्च, दांडी यात्रा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि ये कब से कब तक शुरू हुआ, तो 12 मार्च को गांधी जी ने चलना स्टार्ट किया। और दांडी पहुंचे कब, तो 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 12 मार्च 1930 से 6 मार्च 1930 तक। टोटल दिन कितना लगा, तो 24 दिन। कितने किलोमीटर की इन लोगों ने यात्रा की, तो 241 मील, 241 मील। अगर थोड़ा सा मैथ में अगर देखा जाए तो एक मील मतलब 1.6 किलोमीटर, तो आप इंटू करके देख सकते हैं इतने किलोमीटर्स की इन लोगों ने यात्रा की। पहला पॉइंट, कितने दिन लगा, 24 दिन। कितने दूर चले, तो 241 मील। कितने लोग इनके साथ इस शुरुआती में गए थे साबरमती आश्रम से, 78 अनुयायी, 78 लोग महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा के लिए गए थे। ठीक है, शुरू कहाँ से हुआ, तो साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। और चलकर कहाँ जाना था, साबरमती आश्रम से चलकर जाना था दांडी तक। अब देखिए, तो सवाल ये आता है कि आखिर दांडी था कहाँ, है कहाँ, है ना। तो दांडी याद रखिए नौसारी जिला, अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना हो तो ये भी पूछ दिया जाता है, दांडी कहाँ है, तो नौसारी जिला। अब ये कहाँ है, तो ये साबरमती आश्रम भी हम लोग जानते हैं कहाँ, गुजरात में है। और ये भी गुजरात में, क्योंकि अगर देखिएगा तो गुजरात का ये वाला जो तट है, ये वाला एरिया, तो ये जो एरिया है ये हमारा कोस्टल एरिया है, समुद्र से लगा हुआ है। तो यहीं गांधी जी गए थे। दोनों जगह गुजरात में ही है। साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की। दांडी कहाँ है, नवसारी जिला में। क्लियर है यहाँ तक। कितने दिन लगा, तो 24 दिन, 241 मील और 78 अनुयायी साथ में गांधी जी के गए थे। यहाँ पर गांधी जी ने नमक से, ये समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को
खत्म किया, नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून को खत्म किया, नमक कानून का उल्लंघन किया। और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए सिर्फ अब चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो नमक आंदोलन था ये गांधी जी ने किया, ये गुजरात वाले एरिया में किया। ठीक है, तो इससे पूरा ये इतना सफल आंदोलन कैसे रहा, इससे पूरा इंडिया, पूरा भारत किस प्रकार से पूरे भारत की क्या भूमिका रही, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये चीज पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए, और हाँ एक चीज और याद रखिएगा, इसी दांडी यात्रा के दौरान, दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने ये गीत भी गाया था जिसका नाम क्या था, रघुपति राघव राजा राम। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति राघव राजा राम गांधी जी ने कब ये गीत का उच्चारण किया था, तो दांडी यात्रा के दौरान। और इनके साथ में जो ये गीत को गाए थे उनका भी नाम याद रखिएगा। टफेस्ट क्वेश्चन, अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाना तो ये सब क्वेश्चन एकदम पूछा जा सकता है। विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर पुलस्कर गांधी जी के साथ थे इस गीत को गाते समय, मतलब दोनों ने मिलकर गाया था। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो इसने भारत को इस आंदोलन में क्या क्या, कहां से क्या आंदोलन होता है, ये देखिए तमिलनाडु वाला क्षेत्र को अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के क्षेत्र से इस आंदोलन का जो सहयोग दिया गांधी जी को, तमिलनाडु के क्षेत्र से, तो सी राजागोपालाचारी, सी राजागोपालाचारी ने, कहा तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु का एक जगह है त्रिचन्नापल्ली, त्रिचिनापल्ली। ठीक है, यहां पे इस आंदोलन का नेतृत्व किया। यहां त्रिचन्नापल्ली से कहां तक गए, वेदरायन तक, वेदरायन तक ये गए थे। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए, ये ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में नेतृत्व किसने किया, तो सी राजागोपालाचारी ने। मालवाड़ के क्षेत्र में, ये सब मालवाड़ के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो मालाबार के क्षेत्र में किसने सहयोग किया था, तो के कलप्पन ने। ठीक है, अब ये के कलप्पन कौन है, तो जब हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स में पढ़ेंगे, एक वायकुम सत्याग्रह, वायकुम सत्याग्रह ये हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस टॉपिक में, जब गांधी जी का पूरा ये खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो ये उसके नेता थे के कलप्पन, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मालाबार से कौन थे, के कलप्पन। इसी क्रम में अगर थोड़ा सा आगे की ओर अगर चला जाए तो पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये देखिए ये पश्चिम और ये उत्तर, इस वाले एरिया का जो नेतृत्व किया गया था, ये किया गया था गफ्फार खां के द्वारा, अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्या नाम, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमोत्तर भारत में इन्होंने नेतृत्व किया। किस प्रकार से नेतृत्व किया, तो इन्होंने लाल कुर्ती का, मतलब लाल कुर्ती इनके सेना का नाम था, लाल कुर्ती दल की स्थापना की, जिसे नाम क्या दिया गया, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ये। तो अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया, लाल कुर्ती दल जिसे खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है, इस दल की स्थापना की। क्लियर है, और इसके मदद से अंग्रेजों को बहुत परेशान किया और गांधी जी का इस आंदोलन में सहयोग किया। इसके बाद जब इन लोगों के ऊपर, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि जब अंग्रेजी सेना में जो हम लोग के भारतीय सिपाही जो थे, तो उन लोगों को बोला गया कि इन लोगों पर गोली चला देने के लिए, मगर गढ़वाल रेजिमेंट ने ऐसा नहीं किया।
गढ़वाल। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है किस रेजिमेंट ने भारत दांडी यात्रा के दौरान भारत का सहयोग किया था गांधी जी का। तो गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट। इसने गोली चलाने से मना कर दिया और इस प्रकार इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किया था। क्लियर है। और एक देशभक्ति की मिसाल कायम की। अगर और देखा जाए, अब इससे थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, तो आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। तो ये तीनों अगर आप ध्यान दीजिए, तो ये तीनों भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वन, फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया, वन नियम का ही उल्लंघन किया। क्योंकि देखिए, नमक के अलावा वन पर भी बहुत सारा कानून लगा हुआ था। तो इन लोगों ने वन नियम का उल्लंघन कर दिया, वन नियम को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा, एक नागालैंड, ये यहां पर का एरिया। तो नागालैंड में एक बच्ची थी, मात्र 13 साल की बच्ची थी, 13 साल की बच्ची थी। इसने भी इस आंदोलन में गांधी जी का बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग किया। इसीलिए इनको पंडित नेहरू जी ने इसका नाम रानी रखा, रानी की उपाधि दी गई इस बच्ची को, जिसका नाम क्या था, ओरिजिनल नाम गिडालू। इसका नाम पंडित नेहरू ने क्या रख दिया, रानी। इसको रानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। मात्र 13 साल की बच्ची इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग कर रही थी। क्लियर है। इसके बाद अब हम लोग अपने यूपी और बिहार के बारे में देख लेते हैं। तो यूपी के तो लोगों ने टैक्स देने से ही मना कर दिया। यूपी में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के लोग, तो यूपी के लोगों ने किसी भी प्रकार का टैक्स देने से मना कर दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर बिहार का, तो बिहार में सबसे पहले चौकीदारी कर देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। उसके बाद बिहार के भागलपुर, सारण और मुजफ्फरपुर। अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक सक्रिय जिले कौन से थे, मतलब जिसने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया, तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सारण। ये सब बिहार के स्पेसिफिक एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सेगमेंट अच्छे से देखिएगा बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सारण, इन तीनों जिलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहुत नुकसान किया इनका। ऐसे देखा जाए तो बिहार में चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, मगर इन लोगों ने इसके अलावा भी और बहुत से प्रकार के टैक्स नहीं दिए। उसके अलावा भी बहुत सारा नमक वगैरह भी बनाया गया। किस प्रकार बनाया गया वो अभी बताते हैं। तो ये चलिए आगे देखें। तो बिहार में इस नमक सत्याग्रह को के हेड कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बिहार में इसका नेतृत्व किया। ठीक है। अब देखिए, सारण जिले की अगर बात किया जाए तो यह मिट्टी से नमक बनाया गया। अब मिट्टी से नमक कैसे बनाया गया, तो जो आप जानते हैं मिट्टी के अंदर जो होता है बहुत सारे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो उन्हें पूरा निचोड़ कर उनको रिफाइन वगैरह करके नमक बनाया गया। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार में किस प्रकार से ये नमक सत्याग्रह में, दांडी यात्रा में सहयोग किया गया, तो मिट्टी से नमक बनाकर सहयोग किया गया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। और भागलपुर में इसका हेडक्वार्टर, मतलब इस आंदोलन का जो नेतृत्व का हेडक्वार्टर जो घोषित किया गया वो भागलपुर के बिहपुर में। ये इतना स्पेसिफाई इसलिए बताओ क्योंकि बिहार के अधिकतर एग्जाम में, चाहे बिहार सीजीएल हो, बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार विधानसभा जो अभी आया, इन सभी एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या बिहार टीचर हो, किसी में भी। क्लियर है। तो भागलपुर के
बिहपुर स्थान को मुख्यालय बनाया गया, इसे हेडक्वार्टर बनाया गया इस आंदोलन का। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इसमें और देखा जाए कि बिहार में ने किस प्रकार से इस आंदोलन में सहयोग किया। तो देखिए, बिहार के छपरा में, बिहार के छपरा जेल में यहां पे जो भी कैदी थे, जो भी कैदी थे, इन्होंने कपड़ा पहनने से ही इंकार कर दिया, विदेशी कपड़ा पहनने से इंकार कर दिया, विदेशी वस्त्र पहनने से इंकार कर दिया और नंगे रहने का फैसला किया, मगर विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो इसलिए इस आंदोलन को नंगा हड़ताल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंगा हड़ताल कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ? छपरा जेल में हुआ था। किसने किया था? तो वहां के कैदियों ने किया था, विदेशी वस्त्र पहनने से इंकार कर दिया था। ठीक है, तो ये इतना हुआ था हमारे बिहार में इस आंदोलन के दौरान। आगे की ओर अगर देखा जाए तो इस नमक सत्याग्रह में महिलाओं ने भी बहुत भूमिका निभाई, महिलाओं ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, इसलिए इनका नाम दे दिया गया मुक्तिदायिनी आंदोलन, मुक्तिदायिनी आंदोलन। इसलिए इस आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? मुक्तिदायिनी आंदोलन, चूंकि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में सहयोग किया था। उसके अलावा जो नॉर्मल नौजवान लड़के जो हैं, इन्होंने भी संगठन बनाया, ग्रुप बनाया, जिसका नाम क्या दिया गया? बानर सेना। बानर सेना। लड़कियों के भी ग्रुप बनाए गए, लड़कियों के भी बहुत सारे ये लोग मिलकर के ग्रुप बनाए, जिसका नाम क्या दिया गया? माजेनी सेना। माजेनी सेना, ध्यान रखिएगा। और तो अब देखा जाए तो ये लड़कों ने, कम उम्र के लड़कों ने किस प्रकार से सहयोग किया? तो प्रभात फेरियों के माध्यम से। प्रभात फेरी आप लोग जानते होंगे, प्रभात फेरियों के माध्यम से लोगों तक पूरा समाचार वगैरह पहुंचाना, ये सब वगैरह काम किया और इस प्रकार से इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, इस आंदोलन में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन बनाया जाता है, वो सबसे ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक नमक आखिर कहां बनाया गया? सबसे अधिक नमक ये कहां बनाया गया? सबसे अधिक नमक जो बनाया गया था वो धरसना। ये कहां है? तो गुजरात में। सबसे अधिक नमक धरसना गुजरात में बनाया गया। और सैनिकट्टा ये कहां है? तो ये महाराष्ट्र में। तो आपसे इस जगह पूछेगी सबसे ज्यादा नमक कहां बनाया गया? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन के हिसाब से दोनों रहे तो दोनों ही चलेगा, मैं ज्यादातर प्रायोरिटी देना गुजरात को। और अगर स्पेसिफाई करके अगर जगह का नाम पूछा गया तो धरसना और सैनिकट्टा। धरसना में जो लीड कर रहे थे, जो हेड थे, वो थी हमारी सरोजनी नायडू। तो धरसना का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर और इसमें देखा जाए तो एक अमेरिका के पत्रकार हैं मिलर, अमेरिका के पत्रकार हैं मिलर। इन्होंने अपनी पत्रिका में कहा कि मैंने अपनी पत्रिका के काल में ऐसा भयावह दृश्य कभी नहीं देखा है। मैंने अपने पत्रकारिता के काल में ऐसा भयानक दृश्य या भयावह दृश्य, ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। ये अमेरिका के पत्रकार मिलर का कहना था। उसके बाद फिर गांधी जी को फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया इसी आंदोलन के दौरान। तब इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया, किसके द्वारा किया गया? तो
तैयब जी, अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया। कब? गांधी जी की गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा और अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ये दांडी यात्रा से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, इतने फैक्ट्स आपको बुक में भी जल्दी नहीं मिलेगा। तो दांडी मार्च से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है। और देखिए उसके बाद गांधी जी ने बोला क्या, मैं स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा या फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये मैंने स्टार्टिंग गांधीयन एरा, जो गांधीयन युग जो शुरुआत हुआ था उसके स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था कि गांधी जी ने एक नारा दिया था कि मैं स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा, जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगा मैं आश्रम लौटकर नहीं जाऊंगा। ये गांधी जी का कथन है। आप कहीं अगर आपने पहला वीडियो, स्टार्टिंग का वीडियो नहीं देखा तो उसे एक बार जाकर जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों का दमन चक्र शुरू होता है, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, एम.आर. जयकर, ये दोनों नाम याद रखिएगा। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, इन दोनों ने मिलकर उस समय जो भारत के वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता करवाया। समझौता किस बात का करवाया अभी मैं बताता हूं। तो इसी समझौते को नाम दिया गया इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट, इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। इसे क्या नाम दिया गया, इरविन पैक्ट, या फिर हिंदी में बोले तो गांधी इरविन समझौता। उसके बाद यह आंदोलन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद यह आंदोलन स्थगित हुआ। इस पैक्ट में हुआ क्या था और इसका उद्देश्य क्या था वो देख समझिए। एक गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन होना था जिसके अंतर्गत जो भी विदेशी कॉलोनीज थी, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो भी कॉलोनीज थी, ये मत समझिए कि सिर्फ इंडिया ही हम लोग का जो था वो गुलाम था, ऐसा नहीं है। बहुत सारे देश थे जो कॉलोनी थे, तो बारी बारी से हर देश के प्रतिनिधित्व के द्वारा बुला करके उसे समझाया जाता, उससे बात वगैरह किया जाता है आखिर प्रॉब्लम क्या है और वो क्या चाहिए, ठीक है। तो उसी क्रम में गांधी, ये इंडिया की जब बारी आई तो इंडिया के उस समय जो लीडर थे वो गांधी जी थे, कांग्रेस थे। तो इरविन, तो उनका ये क्या नाम था, जो वहाँ के हेड थे, जो अभी हम लोग गोलमेज सम्मेलन में भी लोग पढ़ने वाले हैं, तो उनका क्या नाम था कि आइए यहाँ पर जो भी वहाँ का वायसराय है वो उन लोग को लेकर आए यहाँ, और क्या दिक्कत है क्या तकलीफ है वो हम लोग बैठकर बात करें। अब वो नाम का सिर्फ था बात करें, ऐसा कुछ नहीं था कि रियली में उन लोगों का ऐसा मन था, ऐसा कुछ नहीं। मगर फिर भी तो जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला जो हुआ उसमें गांधी जी नहीं गए, ना ही कांग्रेस का किसी ने प्रतिनिधित्व गया, कोई भी नहीं गया वहां पर। अब गए अंबेडकर जी भी गए और बहुत सारे लीडर्स थे जो गए। अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये समझिए, तो जब इंडिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो उस सम्मेलन में नहीं शामिल हुए, यानी कि वो सम्मेलन सार्थक नहीं हो पाया, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। तो इसीलिए जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला था उसके पहले इरविन ने गांधी जी से बात किया और गांधी जी को मनाया कि आप हमारे साथ चलिए, वहां पर जो भी आपकी मांगे वो पूरी कर दी जाएगी, चलिए वहां पर। तो फिर गांधी जी इसके लिए तैयार हो गए। इसी क्रम में ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे इसी क्रम में, क्योंकि जो गांधी जी ने जो भी अपनी मांगे रखी थी इरविन के सामने वो सब पूरा हो रहा था उस टाइम। अगर ये मांग रखा जाता तो पूरा हो सकता था। अब ये इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है, अब इसमें कितना सच्चाई है वो मैं नहीं बता सकता हूं। चलिए, तो जब गांधी जी जाने के लिए जो रेडी हो गए और गांधी और इरविन के बीच जो बात हुआ, जो समझौता हुआ, जब गांधी जी ने बोला ठीक है मैं जाऊंगा वहां गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो ये जो बैठक हुआ इन दोनों के बीच, चूंकि दोनों तो एक दूसरे से नाराज थे ही, तो इस बैठक को किसने करवाया, तेज बहादुर सप्रू ने और एम.आर.
जयकर ने। ये नाम दोनों नाम ध्यान रखिएगा, एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू। तो इरविन पैक्ट क्या है? तो गांधी जी और इरविन के बीच होने वाला समझौता है। ये कब हुआ था? तो 1930 में ही हुआ था, 1930 में ही हुआ था। ठीक है, बातचीत तो 1930 में हुआ था, मगर 1931 में ये चीज समझ सकते हैं। चलिए, तो इनके बीच समझौता 1931 में हुआ था। आई थिंक यहां तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा नमक सत्याग्रह किस प्रकार से फिर स्थगित हुआ, किस प्रकार से खत्म हुआ, वो हम लोगों ने बात की। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए तो आखिर हुआ क्या। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, ये इरविन पैक्ट हुआ, ये समझौता का बात हुआ कहाँ था? तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में होता है, इसलिए इस पैक्ट को हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा गोलमेज सम्मेलन का बात करते हैं, क्योंकि अब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32, 2 साल में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो गोलमेज सम्मेलन को टोटल कितने हुए? 3 हुए। क्लियर है? तो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1930 में हुआ। क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला बात अगर किया जाए, कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया। जब इतने बड़े लीडर्स ने जब भाग नहीं लिया, तो यानी ये सम्मेलन कैसा रहा? अनसक्सेसफुल, विफल रहा। क्योंकि इंडिया में उस समय जो नाम जो जाना जाता था वो कांग्रेस का ही जाना जाता था, गांधी जी का जाना जाता था, तो उन्होंने तो भाग लिया नहीं, इसलिए ये आंदोलन पूरी तरीके से, ये पहला गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से विफल रहा। अच्छा, इस समय ये वहाँ के शासक कौन थे ब्रिटेन के? तो जॉर्ज पंचम पांचवें, जॉर्ज पंचम। ध्यान रहेगा ये पॉइंट। हालांकि तीनों में यही थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड ये प्रधानमंत्री थे और ये वहां के राजा थे, शासक थे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के शासक कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड से। चलिए, अब दूसरा, और ये पहला गोलमेज सम्मेलन विफल रहा था क्योंकि कांग्रेस नहीं गया था। दूसरा अगर गोलमेज सम्मेलन का बात किया जाए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था? तो जस्ट उसी के नेक्स्ट 1931 में हुआ था। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन का एड्रेस वही रहेगा, कहां हुआ था? तो जेम्स पैलेस में, जेम्स पैलेस में। दूसरे वाले पे हम लोग इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसी में गांधी जी गए थे। तो जेम्स पैलेस में हुआ था, कहां? तो ब्रिटेन के लंदन में। क्लियर है? कांग्रेस की तरफ से भाग किसने लिया था? तो गांधी जी, गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। अब तो ये गए किस जहाज से थे? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, किस जहाज से ये गए थे? जहाज का नाम था राजपुताना, राजपुताना जहाज से गए थे ये। इनके साथ कौन कौन गया था? तो 2 लोग इनके साथ गए थे, 2 लोग इनके साथ गए थे। एक तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, और एक मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो ये 2 लोग इनके साथ गए थे, मदन मोहन मालवीय।
ये 2 लोग गांधी जी के साथ गए थे। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है गांधी जी के साथ कितने लोग गए थे और कौन कौन गए थे, है ना। एनी बेसेंट का रोल क्या था वहां पे? ये महिलाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में गई थी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व बनकर गई थी, प्रतिनिधित्व, है ना, ये बनकर गई थी। क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए तो अब कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग से भी बुलाया गया था। तो मुस्लिम लीग से कौन गया था? तो बताने की तो जरूरत है नहीं। मुस्लिम लीग से गए, मुस्लिम लीग से कौन गए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना गए थे। ये किस पर्पस से गए थे? तो सांप्रदायिकता, अपना पाकिस्तान के मांग को लेकर के गए थे। तो अब देखिए इस आंदोलन में हुआ क्या, गांधी जी की जो भी मांगे थी, तो गांधी जी की मांग, अच्छा एक और, घनश्याम बिरला भी ध्यान रखिएगा, घनश्याम बिरला भी गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये समझिए गांधी जी की मांगे थी भारत को आजाद करना, हम लोग को स्वराज दिलवाना, गणतंत्र करना हम लोगों को, ये सब हमारी मांगे थी। मुस्लिम लीग की क्या मांगे थी? सांप्रदायिकता के आधार पर अलग देश चाहिए, सांप्रदायिकता के आधार पर अलग से देश चाहिए, ये मुस्लिम लीग की मांग थी। तो ना इसे माना गया, ना गांधी जी की मांग को माना गया। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो गांधी जी ने यहां से वापस आ गए और इस तरीके से दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी क्या रहा? विफल रहा। और जब गांधी जी यहाँ आए तो उनकी बातों को चूंकि माना नहीं गया था, तो गांधी जी बहुत गुस्से में थे। तो यहां आकर फिर से दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो गांधी जी यहां आकर दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया दूसरी बार। कब? 1932 में। तो हालांकि पहली बार तो सभी को पता होता, मगर दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1932 में। ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल एग्जाम्स में ये चीज पूछा नहीं जाता है, हमेशा पहली ही बार पूछा जाता है, और फिर भी ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, ये जब आंदोलन शुरू हुआ 1932 में, तो ये 2 साल मात्र चला, क्योंकि इस बार इतना जन भागीदारी हो नहीं पाया था इसमें, इसीलिए ये आंदोलन ज़्यादा टाइम तक चला नहीं। और उसके बाद जैसा कि मैंने गांधी जी के पहले वीडियो में फैक्ट्स में बताया था, 1934 में ये आंदोलन खत्म किया और 1934 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, और 5 साल तक बैठे रहे, मतलब किसी भी राजनीतिक कार्य से जुड़े हुए नहीं थे। क्लियर है यहां तक? तो ये हुआ। अच्छा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर बात किया जाए, थर्ड, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन का अगर बात किया जाए तो ये भी कहां हुआ था? जेम्स पैलेस लंदन में। एड्रेस तीनों का सेम था, जेम्स पैलेस लंदन में। ये भी क्या रहा? विफल ही रहा। दूसरा को हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा सफल रहा अंग्रेजों के दृष्टिकोण से, क्योंकि इतने बड़े लीडर्स जो भारत के थे वो वहां गए थे। तो दूसरा हम लोग बोल सकते कि 50% सफल रहा अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, मगर हमारे लिए कुछ सफलता नहीं रहा। चलिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया, मुस्लिम लीग की तरफ से कोई नहीं गया। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, अच्छा इसे इंग्लिश में बोला जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र इंसान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। तीनों सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी। क्लियर है? अच्छा, जब 1934 में गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया, तो 1934 से रिलेटेड एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा। 1934 में एक पार्टी का स्थापना होता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जेपी नारायण
जेपी नारायण, ये हमारे बिहार के ही हैं। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र देव। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। और मीनू मसानी, मीनू मसानी। इनके द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार, दूसरी बार, और ये दांडी यात्रा पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझ में आ गया होगा। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों में किसने भाग लिया, कौन सा सफल हुआ, किसमें गांधी जी गए, इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट क्या था, उसे ही दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया था, आ गया है। उसके बाद देखिए 5 साल के लिए गांधी जी ने संन्यास ले लिया था, इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के पद से। और तब कब आए दोबारा से वो, 1939 में आए। ठीक है, दोबारा से वो कांग्रेस में कब आए, 1939 में आते हैं। और जब 1939 में आते हैं तो जब कांग्रेस में प्रतिनिधित्व मतलब अध्यक्षता के लिए, प्रेसिडेंट के लिए जब इलेक्शन हो रहा था, तो गांधी जी की तरफ से एक व्यक्ति गांधी जी खड़ा करते, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। और इनके विपक्ष में कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा। तो हालांकि सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए थे, मगर गांधी जी के कहने पर उन्होंने ये छोड़ दिया, और सीतारमैया जी ने भी नहीं किया। तो उस कंडीशन 1939 का जो ये था, वो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी अध्यक्षता की। तो ये चीज पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में कौन खड़े हुए थे, तो पट्टाभी सीतारमैया, जो कि गांधी जी के तरफ से थे। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा छोटे मोटे कम्युनल अधिनियम वगैरह आए, कम्युनल अवार्ड वगैरह दिए गए, उसके बाद हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, इलेक्शन वगैरह हुआ। अब थोड़ा सा अगर पीछे अगर चला जाए, तो जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ था कब, 1932 में, तो ये तो असफल रहा था। तो इससे बहुत चिढ़ गए थे वहाँ ब्रिटेन के जो थे प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड, ये पूरा परेशान हो गए थे, चिढ़ गए थे। तो इन्होंने क्या किया, कम्युनल सांप्रदायिकता के आधार पर, जैसे उन लोगों ने 1905 में हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की थी, उस तरीके से अब इन लोगों ने क्या प्रयास किया, 1932 में एक अधिनियम लाया, जिस अधिनियम का नाम था सांप्रदायिक अधिनियम। इसके अंतर्गत इन लोगों ने क्या किया, जो भी दलित वर्ग के लोग थे, उन्हें तोड़ने का प्रयास किया, दलित वर्ग के लोगों को तोड़ने का प्रयास किया, अलग करने की कोशिश की गई। ठीक है, मगर इसी के उपलक्ष्य में, मतलब इसी के कारण गांधी जी उस समय थे, जेल में थे, यरवादा जेल में थे। ये कहाँ है, तो ये पूना में ही है। कहाँ, पूना में ही है, मतलब महाराष्ट्र में। वहां पे गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, मतलब ये बिल तो पास नहीं होने देंगे, पूरा भूख हड़ताल पर बैठ गए। यरवादा जेल में आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठ गए। और दलित के नेता कौन थे, दलित वर्ग के नेता कौन थे, अंबेडकर जी थे। तो अब देखिए, ये तो इनके दिमाग में तो यही था कि हाँ दलित के साथ भेदभाव होता है तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए, इस टाइप से इनके पास भी अलग होने का तो ऐसा विचार नहीं था इनका, मगर उन्हें सम्मान दिलाना इनका कर्तव्य था। तो ये इन्होंने कुछ किया नहीं। तो फिर उस समय फिर आगे जाकर फिर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है, गांधी जी और
अंबेडकर के बीच में, जिसे बोला जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट ना, हिंदी में भी यही बोला जाता है पूना समझौता, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। गांधी जी ने अंबेडकर जी को समझाया कि ठीक है, हम तुम्हारे हक के लिए हम बात करेंगे, दलित वर्ग के लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हम बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे। अंबेडकर जी ने भी गांधी जी को पूरा अपना सिचुएशन के बारे में बताया, किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, कितनी मुसीबतों का सामना करके उन्होंने पढ़ाई किया, या फिर जो भी उन लोगों को समाज में फेस करना पड़ता है उनके बारे में गांधी जी को रूबरू करवाया। तो इस प्रकार से दोनों के बीच बातचीत हुआ, और यहीं पर गांधी जी ने एक पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर के बीच पैक्ट बना, जिसका नाम था पूना पैक्ट। इसमें हुआ क्या? गांधी जी अब ने पहली बार दलितों के लिए एक वर्ड का यूज किया, जिसका नाम था हरिजन। तो हरिजन वर्ड किसका द्वारा दिया गया है? गांधी जी ने दिया है। गांधी जी ने कहा हरिजन का अर्थ क्या होता है? तो ईश्वर की संतान, ईश्वर की संतान। ये हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर की संतान। ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, मंत्रिमंडल में जो सीटें होती थी वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया, 71 से बढ़ाकर। ठीक है, इसकी दलितों की। उसके बाद ये तो आपका प्रांत में, और अगर केंद्र में बात किया जाए तो 18% विधानमंडल में, मतलब केंद्र में रिजर्व कर दिया। किसके लिए? दलितों के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। यहीं पर ये गांधी जी ने एक पत्रिका भी निकाला, हरिजन पत्रिका, हरिजन नामक पत्रिका। तो आई थिंक यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर और देखा जाए तो गांधी जी ने एक और बहुत अहम भूमिका निभाई। क्या? तो भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की, एक सोसाइटी, पूरा यूनियन की स्थापना की, हरिजन यूनियन की स्थापना की। किसने? गांधी जी ने। उसके बाद तो ये गांधी जी के द्वारा लिया गया ये कुछ फैसला था, कुछ डिसीजन था अंबेडकर जी से पूना पैक्ट के बाद। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जनजातीय जो लोग थे, जनजातीय जो लोग थे, जनजातीय लोगों को आदिवासी कहकर किसने बुलाया? आदिवासी, आदिवासी कहकर बुलाया गया, जिसे किसने बुलाया? ठक्कर बाबा ने। ठक्कर बाबा, ये पूछ लिया जाता है जनजातीय लोगों को आदिवासी की उपाधि आदिवासी किसने कहा? तो ठक्कर बाबा। ठीक है। और गांधी जी ने इस आदिवासियों को क्या कहकर बुलाया? गिरिजन। गिरिजन नाम किसने दिया आदिवासियों को? गांधी जी, गांधी जी ने। तो ये सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब देखिए यहीं पर ये खत्म नहीं होता है। उसके बाद फिर ये तो हो गया हरिजन से रिलेटेड बात। देखिए अब एक चुनाव होता है, अब सीट तो 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया है ना। तो अब 1937 में आता है चुनाव का समय। देखिए ये चुनाव कैसे करवाया जाता है वो समझिए। चुनाव करवाने के लिए कुछ रूल बनाए गए थे। तो वो रूल क्या था? 1935 का अधिनियम से चुनाव क्या, इसी रूल के अंतर्गत, ये 1935 में जो अधिनियम बनाया गया था, इसमें जो रूल बनाया गया था उसी के अंतर्गत चुनाव करवाए गए 1937 में। तो ये पूछा जाता है 1937 का चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत करवाया गया? तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत करवाया गया। तो कितने प्रांतों में चुनाव हुआ? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें से 7 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। और 2 राज्यों में, मतलब 2 प्रांतों में गठबंधन करके सरकार बना, मतलब कांग्रेस और किसी के साथ मिलकर सरकार बनाया गया। तो 9 हो गया। अब बच गया ये 2 राज्य और बच गए, जिसमें से एक तो मिला आपका मुस्लिम लीग को, एक प्रांत हो गया मुस्लिम लीग। कौन सा प्रांत? तो बंगाल वाला प्रांत, मुस्लिम लीग।
ये मिलाकर 10 हो गया। एक प्रांत और बच गया जो कि पंजाब साइड वाला जो था, तो वहां पर जो सरकार बनाया गया वो मुस्लिम लीग के द्वारा ही मिलकर पंजाब यूनिसिस्ट पार्टी से मिलकर के बनाया गया, पंजाब यूनियनिस्ट और प्लस कृषक कृषक दल, इन लोगों ने मिलकर एक प्रांत में सरकार बनाया। तो ये बताना इसलिए जरूरी था ना, क्योंकि यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कितने राज्यों में मिला, तो 7 राज्यों में, 2 राज्यों में मिलकर सरकार बनाया, एक राज्य में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाया और एक राज्य में पंजाब यूनियनिस्ट और कृषक दल ने मिलकर सरकार बनाया। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अगर इसके बाद अगर और देखा जाए तो 1933, अब ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, क्योंकि अब इसके बाद जो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन स्टार्ट किया था वो हमारा लास्ट आंदोलन गांधी जी के द्वारा था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बारे में इसी तरीके से हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ मिसलेनियस टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया गया था, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार। अच्छा, किसने किया था? चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है। अरे पाकिस्तान एक अलग राज्य के रूप में होना चाहिए, अलग राज्य की मांग किसने की थी? अलग राज्य की मांग किसने की थी कि पाकिस्तान एक अलग राज्य के रूप में होना चाहिए? तो मोहम्मद इकबाल। क्लियर है? और पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना? प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पाकिस्तान का ये पहले तो गवर्नर जनरल हो गया, और पाकिस्तान का पहले पीएम कौन बने थे? पहले पीएम कौन बने थे? लियाकत अली, ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सबसे अंतिम आंदोलन था, और इसी के बदौलत हम लोग मान सकते हैं कि हमें आज़ादी की ओर हम लोग अग्रसर हुए। और उसके बाद हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स वगैरह पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। थैंक यू। इसके बाद हम लोग मैं इसके बाद से कुछ दिन बाद से फिर मैथ का भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि एलपी टेक्नीशियन और एसएससी वगैरह इन सभी की वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं, तो उस पर भी देखें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। उसका वीडियो कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।